हेलो एवरीवन, मेरे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल लॉ लॉजिक पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं उच्चतम न्यायालय की क्षेत्राधिकार या शक्तियाँ। अब तक हमने उच्चतम न्यायालय की दो शक्तियों को पूरी तरह से पढ़ लिया है और तीसरे क्षेत्राधिकार अपील न्यायालय के रूप में कार्य करने को हम पढ़ रहे हैं। अपने मुख्य जो विषय है उसको पढ़ने से पहले हम हमेशा दो लाइन में पहले सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस करते हैं। ऐसा करने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि इस लेक्चर के साथ में ही आपका सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक भी अपने आप पढ़कर तैयार हो जाए। अब तक हमने पढ़ लिया था कि जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, न्यायाधीश कहाँ बैठते हैं, उनके अपॉइंटमेंट करने के लिए उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं। यानी हमने पढ़ लिया था यहाँ तक 124 के खंड 3 तक। आज हम पढ़ते हैं 124 का खंड 4 जो बात करता है महाभियोग के बारे में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग के बारे में। किस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से आयु पूरी होने के पहले हटाया जा सकता है। जब कभी संसद के दोनों में से कोई भी सदन अपनी बहुमत से 2/3 बहुमत के साथ में प्रस्ताव पारित करके एक ही सत्र में राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति तब उसके आधार पर उसी सत्र में न्यायाधीश को हटा सकते हैं। इससे संबंधित न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के प्रावधान लागू होते हैं। उसके अनुसार लोकसभा में 100 सदस्य या राज्यसभा में 50 सदस्य, दोनों जब इतने सदस्यों के द्वारा समर्थित प्रस्ताव सभापति या अध्यक्ष को सौंपा जाता है तो सभापति या अध्यक्ष जो भी जैसी स्थिति है राज्यसभा या लोकसभा की, वो उसको स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। यदि उसे स्वीकार करते हैं उस प्रस्ताव को, जिसमें किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव है, उसे स्वीकार करते हैं तो वो 3 सदस्यीय जांच कमेटी बिठाते हैं। जांच कमेटी के अंदर या तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति हैं या अन्य कोई न्यायाधीश है, कोई जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं और साथ में न्यायवादी, एक प्रतिष्ठित न्यायवादी। तो उस स्थिति में ये कमेटी जांच करती है और ये देखती है कि क्या न्यायाधीश के ऊपर जो आरोप लगाया गया है, आरोप सिर्फ 2 हो सकते हैं, एक साबित कदाचार और दूसरा अक्षमता। अगर कदाचार साबित हो जाता है या अक्षमता साबित हो जाती है, सिर्फ उसी स्थिति में न्यायाधीश को उनके पद से मुक्त किया जा सकता है। तो ये कमेटी जांच करती है क्या न्यायाधीश पे वो आरोप साबित होते हैं। यदि कमेटी पाती है कि हाँ आरोप साबित होते हैं, उस स्थिति में लोकसभा और या राज्यसभा दोनों के साथ में, लोकसभा और राज्यसभा अपने विशेष बहुमत के साथ में जब इस प्रस्ताव की सहमति दे देते हैं। यहाँ पर विशेष बहुमत का अर्थ सब जगह एक ही होता है। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब कभी जितने भी सदस्य हैं उनके बहुमत से और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ में समर्थन होता है, उसे हम कहते हैं विशेष बहुमत के साथ में पारित। तो ये प्रस्ताव भी विशेष बहुमत के साथ में जब पारित कर दिया जाता है तब ये माना जाएगा कि अब राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को उस पद से हटा सकते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि न्यायाधीशों को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की क्या प्रक्रिया है। अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर और बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करने की। हमने देखा था कि अपील के मामले को हम 4 पार्ट में बांट लेते हैं। सबसे पहले कोई संवैधानिक मामला है उसके विषय में अपील, जो 132 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 132। उसके बाद हमने बात किया था कोई सिविल मैटर है, सिविल मामला है, उसके बारे में अपील, जो कि 133 उसकी बात करता है। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 133 की। अनुच्छेद 133 बात करता है, अनुच्छेद 133 ये बताता है कि उच्चतम न्यायालय को किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय से किसी सिविल मामले पर वाद अपील लेने की शक्ति प्राप्त होगी। अब जो हमने इसमें क्या देखा कि किससे अपील ग्रहण करेंगे, तो हमेशा उच्च न्यायालय से। यानी किसी सिविल मामले पर अगर कोई अपील ग्रहण की जाएगी उच्चतम न्यायालय के द्वारा 133 के अंतर्गत, तो यह आवश्यक है कि उस मामले का विनिश्चय किसने किया हो, उच्च न्यायालय ने किया हो, देश के किसी भी उच्च न्यायालय ने किया हो। और वो विनिश्चय कैसा होना चाहिए, अंतिम होना चाहिए। यानी किसी उच्च न्यायालय ने अंतिम रूप से किसी सिविल मामले का विनिश्चय कर दिया है। साथ में ये प्रमाण पत्र दिया है कि इस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित है और उस प्रश्न की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाना आवश्यक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 पॉइंट पर प्रमाण पत्र देना है। यानी प्रमाण पत्र में 2 बातों को स्पष्ट किया गया होगा। पहला तो विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित है और दूसरा
उस प्रश्न का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाना आवश्यक है। ठीक है, जब ये दो चीज़ें प्रमाण पत्र में होती हैं तो उस प्रमाण पत्र से सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया जा सकता है। इसके पहले तक आपका जो है 30वें संविधान संशोधन के पहले तक अगर जो मामला है वो 20,000 से ज़्यादा का रखता था, मतलब 20,000 रुपये से ज़्यादा का उस मामला इन्वॉल्व होता था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में साधिकार अपील की जा सकती थी सिविल मामले में। लेकिन 30वें संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया और अब कितने मतलब क्या उस मामले की में कितना पैसा इन्वॉल्व है इसके आधार पर अपील नहीं की जा सकती और अपील करने के लिए विधि का सारवान प्रश्न उसमें निहित होना आवश्यक हो गया है। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य उच्चतम न्यायालय पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को कम करना है और सिर्फ ऐसे ही विषयों को उच्चतम न्यायालय में विचारण के लिए भेजना है जो वास्तव में उच्चतम न्यायालय के विचारण के लिए आवश्यक हो। जो उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र जारी करता है किसी भी मामले को अपील में सुप्रीम कोर्ट भेजने के लिए, वो उच्च न्यायालय का एक विवेकाधिकार है। यानी उच्च न्यायालय को इस बात के लिए साधिकार नहीं कहा जा सकता कि आप हमारे मामले में हमें प्रमाण पत्र जरूर दीजिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये उच्च न्यायालय का अपना विवेकाधिकार होता है कि वो इस चीज़ को देखेगा कि इस मामले में देना चाहिए प्रमाण पत्र, ये मामला इस लायक है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए भेजा जाए या नहीं। हालांकि ये विवेकाधिकार एक विधिक विवेकाधिकार है, ये कोई मनमाना विवेकाधिकार नहीं, ये विधि प्रक्रिया उसके सिद्धांतों के अनुरूप ही प्रयोग किया जाता है। इसके साथ में हम ये भी देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय भी इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि अगर प्रमाण पत्र के साथ में कोई अपील हो गई है तो उसे अवश्य ही उसका जजमेंट, उसे प्रोसीजर करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, वो विचारण कर भी सकता है और अगर उसे ऐसा लगता है कि मामला वास्तव में उतना ज़्यादा गंभीर नहीं है, इसमें ऐसा कोई सारवान प्रश्न नहीं है या आवश्यक रूप से उच्चतम न्यायालय के द्वारा विचारण जरूरी नहीं है, तो फिर क्या है, वो उसे मना भी कर सकता है। ठीक है, हम कुछ 1-2 केस लॉस देख लेते हैं, उससे आपको ये विषय और भी ज़्यादा जो है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसमें जो केस हमें देखने को मिलता है, हमने जो तथ्य अभी समझे ये उन्हीं से संबंधित है। सबसे पहला केस देखने को मिलता है किरण मल वर्सेस दामना सोबा का केस। ये आपका 1983 का केस है। इसमें ये चीज़ कही गई थी कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा विचारण आवश्यक कब होता है, तो जब 2 न्यायाधीश भिन्न भिन्न मत एक ही तथ्य पे दे चुके होते हैं, यानी जो प्रश्न है उसके बारे में 2 न्यायालय ने अलग अलग मत दिया है। उस स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि अब उच्चतम न्यायालय उस विषय पर अपना विचार दे। ठीक है, यानी कि किरण मल के केस में क्या कहा गया था कि कब, क्योंकि हमने ये देखा कि प्रमाण पत्र में 2 बातें थी, एक तो विधि का सारवान प्रश्न होना चाहिए और दूसरा आवश्यक रूप से उच्चतम न्यायालय के द्वारा विनिश्चय उसका होना चाहिए। अब आवश्यक कब होता है? आवश्यक तब होता है जब 2 न्यायालय ने उसी विषय पर अलग अलग मत पारित कर रखे हैं, तो उस स्थिति में आवश्यक हो जाता है कि उच्चतम न्यायालय उस विषय में अपना जो विचार है वो व्यक्त करे, ताकि अधीनस्थ न्यायालयों को उससे संबंधित मार्गदर्शन मिल सके। ठीक है, अगला केस हम देखते हैं नरसिम्हा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का। ये केस ये बात कहता है जो मैंने अभी विवेकाधिकार की बात की थी कि उच्च न्यायालय अगर कभी किसी गलती से उसे ऐसा लगता है कि इस विषय पर ये उसके पास विवेकाधिकार के तहत है कि वो इस मामले को अपील के लिए उच्चतम न्यायालय में भेज दे, और उसने प्रमाण पत्र दे करके, उच्च न्यायालय ने प्रमाण पत्र देकर मामले को अपील के लिए उच्चतम न्यायालय में भेज दिया, लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय को ऐसा लगता है कि मामला उतना गंभीर नहीं है, इस मामले का विचारण आवश्यक रूप से उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना ज़रूरी नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, उस अपील को लेने से मना भी कर सकता है। ठीक है, यही बात नरसिम्हा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में कही गई थी। अगला केस देखते हैं स्टेट बैंक बनाम मोती का केस। इस केस में बताया गया था कि जो सारवान प्रश्न है वो ऐसा होना चाहिए कि उससे केवल पक्षकारों का ही जो हित है वो संबंधित नहीं है, बल्कि वो जन सामान्य के हित से संबंधित है। हमने पहले ही देखा कि प्रमाण पत्र में क्या कह रहे हैं, विधि का सारवान प्रश्न अंतर्निहित है। तो वो जो सारवान प्रश्न है वो केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो केवल विधिक अधिकारों के अस्तित्व से संबंधित तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो केवल पक्षकारों को ही प्रभावित करेगा, बल्कि वो एक बृहद स्तर का प्रश्न होना चाहिए, उससे बहुत जन सामान्य के हित भी प्रभावित होने चाहिए। तब हम ये मानेंगे कि वो प्रश्न उस महत्व का है जिसे उच्चतम न्यायालय में विचारण के लिए अपील में भेजा जाए। ठीक है, इससे हमने देख लिया कि उच्चतम न्यायालय
किस प्रकार से किन आधारों पर सिविल मामलों में अपील को ग्रहण करता है। पहले ये बात थी कि कितना जो है उसमें पैसा इन्वॉल्व है, धन इन्वॉल्व है, उसके आधार पे पहले अपील की जाती थी, परंतु इस चीज़ को समाप्त कर दिया गया क्योंकि उच्चतम न्यायालय का कार्यभार बढ़ता ही जा रहा है और उच्चतम न्यायालय में वही प्रश्न जाने चाहिए जो कुछ विधि से संबंधित हो, लोगों के अधिकार कर्तव्यों से संबंधित हो, इस तरह का महत्व रखते हों, जहाँ पर ये हमारे देश के सर्वोच्च जो न्यायाधीश जो न्यायालय है वो अपना मत आवश्यक रूप से दे। अगर हम इसको की पॉइंट्स में एक बार फिर से इस लेक्चर को देखें तो हम क्या पाएंगे कि उच्च न्यायालय का विनिश्चय होना चाहिए, विनिश्चय अंतिम होना चाहिए और प्रमाण पत्र उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाना चाहिए। उसी स्थिति में मामला उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए जाता है। जब हमने ये कहा उच्चतम न्यायालय प्रमाण पत्र विवेकाधिकार से कर सकता है, यहाँ पर भी एक बात आपको और बता देते हैं कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उच्चतम न्यायालय को में अपील करने के लिए उच्च न्यायालय को 2 तरीके बता दिए गए। पहले तो केवल एक ही तरीका हुआ करता था कि प्रमाण पत्र जारी तभी करेगा जब पक्षकार उससे इस बात के लिए आवेदन करेंगे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय को ये शक्ति दे दी गई कि अगर उच्च न्यायालय को स्वयं भी ऐसा लगता है, स्वप्रेरणा से लगता है कि इस मामले को उच्चतम न्यायालय जाना चाहिए, तो बिना पक्षकारों के आवेदन किए भी वो प्रमाण पत्र जारी करके मामले को अपील के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए दे सकता है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना आज ये लेक्चर यहीं ख़त्म करूँगी। अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ पढ़कर विषय को समझ पा रहे हैं तो मेरे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। थैंक यू।